नंदीग्राम पर। तो पाँचगढ़ कब जा रहे हो? फिर 1 तारीख को ज्वाइनिंग है। 1 तारीख को जाएंगे, हाँ, 10 दिन का फिर होगा। ट्रेनिंग होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस सैलरी बेसिस पे है या फिर नॉर्मली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे? मतलब आपको पूरा काम करा के एक बार पैसा देगा या फिर हर मंथ मंथ देगा? पूरा काम करेंगे तो अच्छा करना होगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मान लीजिए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने में एक बार पैसा पहले थोड़ा दिया, 3 महीने में दिया, 6 महीने में नहीं तब से ये देखो नहीं इन्हीं को शेयर करने चाहिए टाइम सरकार है कि सुबह उठ के आ जाता है लास्ट में क्या हो रहा है वो है पहले पहले का जो है वो वही है ना। अरे कुछ ग्लिच दिखा। बताए थे ना। कहाँ ये भेज दिए तुम। अभी आ गए ये। जो भेज देते थे भी आ रहा है सुबह उठ के मैं माउस पर रखता हूँ। हम्म, ये टॉपिक जीएस जीके जीएस पीजीडी। जिसके ये जनरल नॉलेज इसे सैलरी से बोल रही है एपीपीएससी पीजीडी मोड्स। अभी से अरे मेरा मेरा भेज रहा है, फील हो रहा है। आंसर डालता है लेकिन कुछ एंटर करके शुरू हो जाता है टाइपिंग में और ऐसा ना वही क्या एपीपीएससी पीजीटी जीडी था। जी में पीजीडी में। नियम भी ठीक है ये रहा है ये ठीक है, ये आई थी ना ठीक है इसको शेयर कर दे हाँ पता छोड़ दो ना। इसको डिस्कस तब तक वो बताओ इतना तो सोशल मीडिया नहीं तो है और इसको नहीं तो है गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बनर्जी, मेरा नाम है आयन बनर्जी। और जो पीजीडी मेंस है उसका हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज हम देखेंगे आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या होते हैं इन 1800 के टाइम पर? क्या होता है 1800 टू 1900 ऐसे टाइम पर क्या होता है कि उस समय हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम था, जो बैकवर्डनेस था, तो वो बहुत ज्यादा हो गया था। इतना ज्यादा कि ऐसे कुछ प्रोसेसेस भी आ गए थे जिससे जो फीमेल्स हैं उनकी डिग्निटी बहुत कम हो रही थी। जो लोग हैं जो छोटी जाति के थे उनकी डिग्निटी बहुत कम हो रही थी। तो इसी वजह से क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, कुछ सेक्टर्स, कुछ बोल सकते हो इंस्टीट्यूशन बन के उभरते हैं, जो उस समय जो सोशल जो स्टिग्मा है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उनको हम बोलते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ये हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। हर एग्जाम में, सिर्फ एपीपीएससी नहीं, एपीएसएस भी, अगर आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है, जो आपको पूरा का पूरा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, कुछ रेलवे से लिए गए हैं, कुछ एसएससी से लिए गए हैं, तो सब जगह से क्वेश्चन मैंने लिया है जिससे आप लोगों का कोई भी चीज ना छूटे। ठीक है, चलिए पूरा ही ऊपर चल रहा है। चलिए,
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ब्राह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय। अब ये जो पोर्शन है ये आपकी हिस्ट्री का पोर्शन है, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग आंसर दे पाओगे। ठीक है, ये जो आंसर्स हैं ये आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओगे, तो इस पे हम देखेंगे। तो ब्राह्मो समाज, ये जो ब्राह्मो समाज है, तो ब्राह्मो समाज कब बना है? ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूं कि ये जो लैपटॉप में हो रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि मैं कमेंट नहीं देख पाता। अभी मैं कमेंट आपका थोड़ा सा फोन में देख लूंगा, आप लोग जरूर कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो ब्राह्मो समाज किसने बनाया है? तो ब्राह्मो समाज बनाया गया है बाई राजा राममोहन रॉय। ठीक है, ब्राह्मो समाज जो होती है वो राजा राममोहन रॉय होती है। अब ब्राह्मो समाज के बारे में कुछ आपको चीजें जाननी है, मैं कुछ चीजें आपको ब्राह्मो समाज के बारे में बता देता हूं। जो ब्राह्मो समाज होता है वो अर्लीस्ट होता है, दैट इज 1828 में बनता है। और ये जो ब्राह्मो समाज बनता है ना, तो ब्राह्मो समाज 2-3 चीजों के ऊपर फोकस करता है। एक होता है आपका मोनोथीज्म। ठीक है, मोनोथीज्म का मतलब होता है कि एक ही भगवान को मानना, दैट इज नोन एज मोनोथीज्म। जैसे यहाँ पर हम एज पर द हिंदू ट्रेडिशन हम बहुत सारे भगवान को मानते हैं, जैसे मान लीजिए शिवा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, ऐसे बहुत मानते हैं। बट मोनोथीज्म क्या होता है? मोनोथीज्म होता है कि ओनली एक ही भगवान को मानो, मतलब जो भगवान है, ऐसा कोई अलग अलग रूप मत कीजिए, बस भगवान इसको मानते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोथीज्म, पहला। एंड दूसरी चीज होती है एबोलिशन ऑफ सती। दूसरी चीज होती है एबोलिशन ऑफ सती। तो सती एक प्रैक्टिस थी, तो उसके एबोलिशन के लिए भी यहाँ पर काम किया जाता था। तो जो ब्राह्मो समाज है, तो ब्राह्मो समाज राजा राममोहन रॉय ने बनाया था 1828 को। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। सॉरी, अच्छा, नेक्स्ट, जब ब्राह्मो समाज में एक और चीज जान लो कि ब्राह्मो समाज जो है ना, बाद में 2 पार्टों में टूट जाती है। 2 पार्टों में कौन सा? एक होता है आदि ब्राह्मो समाज, ये एक पार्ट होता है, एंड फर्स्ट आदि ब्राह्मो समाज, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये 2 पार्ट होते हैं अलग अलग। आदि ब्राह्मो समाज को जस्ट मैं थोड़ा सा दूसरा कलर से लिख देता हूं, जस्ट ऐसे याद रखो। आदि ब्रह्म समाज को बनाया गया था भाई देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। और ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था भाई केशव चंद्र सेन। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन ने बनाया था ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो ब्राह्मो समाज का पार्ट हो चुका था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द प्रैक्टिस ऑफ सती एबोलिशन। जो प्रैक्टिस ऑफ सती है वो एबोलिश कब होता है? आप लोग आंसर देते रहिए कि कब होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूं। सती सबको पता है, लेकिन सती से पहले एक सिस्टम आपको पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज कूलिंग सिस्टम। ठीक है, उस समय एक और सिस्टम हुआ करती थी, दैट इज नोन एज कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्या था? उस समय मान लीजिए कोई नीची जाति का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एससी है, नीची जाति का है, उसकी घर की फीमेल है, मान लो कि 17-18 की फीमेल, ठीक है, फीमेल है, उसकी शादी करवा दिया जाता था 70-80 के बूढ़ों, ठीक है, लोगों से, 70-80 के आदमियों से शादी करवा देते थे। ये क्यों सर शादी करवा देते थे? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो 70-80 का बूढ़ा है, जो ठीक है ओल्ड है, तो वो अपर कास्ट से आता था, और ये जो बच्ची है वो लोअर कास्ट से। तो ये माना जाता था अगर वो बच्ची अपर कास्ट में शादी कर लेती है तो उसका कास्ट उभर जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम को हम बोलते हैं कूलिंग सिस्टम। बहुत ही क्रूड, बहुत ही फालतू सा सिस्टम है मेरे हिसाब से। अब मान लीजिए कि 70-80 का जो बूढ़ा है वो ऑलरेडी
एक पैर उसका कमर में और एक पैर उसके केले के छिलके पे है, कब पीस लेगा पता नहीं। तो अगर 70-80 का बूढ़ा जो होता है वो मर जाता है, तब क्या होता था कि जो 70-80 की जो बच्चियां हैं इनको भी उस बूढ़े के साथ ही जला दिया जाता था, इंक्रीमेट कर दिया जाता था, ठीक है, क्रिमिशन हो जाता था इनका भी। तो ये प्रैक्टिस होती है सती। इस प्रैक्टिस को रोकने में सबसे काम कौन करता है? सबसे काम आते हैं राममोहन रॉय। और राजा राममोहन रॉय ये किसके लेके करते हैं? ये किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं विलियम बेंटिंग के पास, ठीक है, विलियम बेंटिंग। ये विलियम बेंटिंग के पास जाते हैं, पिटीशन देते हैं, और पिटीशन देने से 1829 को, ठीक है, 1829 को ये जो सती एक्ट होता है, सती होती है, तो सती यहाँ पर बैन हो जाती है, ठीक है, सती यहाँ पर मना कर दिया जाता है, एबोलिश हो जाता है सती 1829 को। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, ये जो एबोलिश होती है, सती एबोलिश होती है, ये ब्रिटिश इंडिया में होती है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एरिया में होती है। ये चीज याद रखना, ब्रिटिश इंडिया एरिया में, ब्रिटिश इंडिया एरिया मतलब जो आपका प्रेसिडेंसीज है, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये सब जगह पर होती है, जहां पर दूसरे राजा थे वहां पर नहीं हुआ था, पहला चीज। और दूसरी चीज पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट यूरोपियन पावर, फर्स्ट यूरोपियन टू बैन सती, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन कौन थे टू बैन सती? तो वो होते हैं पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ने सबसे पहले सती को बैन किया था इन गोवा, ठीक है, 1511 में उन्होंने बैन कर दिया था गोवा में। चलो नेक्स्ट होता है हु इज नोन द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत बार आ चुका है। तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस इज नोन एज सी राजा राममोहन रॉय। ठीक है, जो चीज बहुत इजी है उस पर ज्यादा नहीं जाते। नेक्स्ट होता है द बुक सत्यर्थ प्रकाश। सत्यर्थ प्रकाश, देखो सत्यर्थ का मतलब होता है, यहां पर दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सत्य, एक होता है अर्थ। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है, मतलब द ट्रूथ। प्रकाश का मतलब होता है लाइट, लाइट में ट्रूथ रिवीलिंग। अगर आप नॉर्मली बुक बोलो तो ट्रूथ रिवीलिंग शब्द, जो उसका जो ट्रू मीनिंग है वो लाइट में आ रहा है, ठीक है। सत्यर्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो सत्यर्थ प्रकाश, बहुत बढ़िया, सत्यर्थ प्रकाश किसने लिखा है? दैट इज नोन एज दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती फेमस क्यों है? क्योंकि 1875 में दयानंद सरस्वती ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम होता है आर्य समाज। आर्य समाज, और ये जो आर्य समाज बनाया गया था 1875 में, ये एक कोट वो यूज करते हैं, दैट इज बैक टू वेदास। एक कोट यूज करते हैं वो, दैट इज नोन एज बैक टू वेदास। बैक टू वेदास यहां पर क्यों यूज किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि जो वेदा आप देखोगे, जब वेदास को आप देखोगे ना, तो वेदास में ओरिजिनली, मैं मोस्टली बोल रहा हूँ ऋग्वेदा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऋग्वेदा में ओरिजिनली 10 मंडल होते थे। मंडल का मतलब होता है पार्ट, बोल सकते हो आप, पार्ट नहीं करके याद रखो, 10 मंडल होते थे। तो 10 मंडल में ओरिजिनली वर्णाश्रम नहीं था, उसके बाद यहाँ पर एक और मंडल ऐड किया जाता है, ठीक है, एक मंडल जो होती है, लास्ट 11th मंडल जो होती है वो ऐड होती है, और इसमें आता है वर्णाश्रम, वर्णाश्रम। अब ये जो वर्णाश्रम था, ये जो वर्ण या होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये होते थे, अगर ये आप पहले के टाइम पे देखो, पहले के टाइम में मींस फर्स्ट अर्ली वैदिक एज में जब ये पहली बार आया था, तो ये जो वर्णाश्रम था, ये वर्णाश्रम डिपेंड करता था इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, कि कौन सा पर्सन क्या काम करता है उसके हिसाब से उसका वर्ण होता था, वर्णाश्रम होता था। उसके बाद यही चीज हो गई थी बर्थ के बेसिस पर। ये प्रोफेशन के बेसिस पर अगर होता तो क्या होता? अगर प्रोफेशन के बेसिस पर होता तो एक ही फैमिली में अलग अलग वर्ण आपको देख सकते हो। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो कास्टिसिज्म होता था या फिर जो कैस्टिगेटेड सिनेरियो होता था कि ये अलग हम अलग, ऐसा नहीं होगा,
तो ये ऐसा नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। तो इसी वजह से दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, दैट इज नोन एज बैक टू वेदास। ठीक है, तो सत्य प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट होता है आर्य समाज का फाउंड होता है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने बनाया है। अभी मैंने बताया कि आर्य समाज कब बनता है, ये बनता है 1875। नेक्स्ट शुद्धि मूवमेंट, नेक्स्ट आता है शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट क्या होता है? शुद्धि मूवमेंट, तो शुद्धि मूवमेंट जो होती है, जो नॉन वैदिक पर्सन है, या जो नॉन वैदिक, मैं बोलूंगा नॉन वैदिक ही उन्होंने कहा था, तो इसलिए मैं नॉन वैदिक वर्ड यूज कर रहा हूं। जो नॉन वैदिक पर्सन है उनको वैदिक फोल्ड में लाना, उनको जब वैदिक फोल्ड में लाया जाता है, नॉन वैदिक पर्सन मतलब जो एसी एसटी है, तो उनको जब अगर वैदिक फोल्ड में लाया गया, वेदास के हिसाब से वो चलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट कौन करवाता है? शुद्धि मूवमेंट करवाते हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट जो होती है वो दयानंद सरस्वती करवाते हैं। और इसके साथ ऑब्वियसली जुड़ा क्या होगा फिर, जो दयानंद सरस्वती ने बनाया था, दैट इज नोन एज आर्य समाज। ठीक है, किसने बनाया था? दैट इज नोन एज आर्य समाज। नेक्स्ट होता है रामकृष्ण मिशन कब आता है? तो रामकृष्ण मिशन जो होती है, रामकृष्ण मिशन आप लोग ऐसा देख रहिए कि कब आता है। तो रामकृष्ण मिशन बनाया गया था भाई विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद उन्होंने बनाया था। उनके जो गुरु थे, ठीक है, उनके जो गुरु थे, उनके उनका ही नाम होता है रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस देव। तो ये बनाया जाता है इन बेलूर। बेलूर वेस्ट बंगाल में जगह होती है, वेस्ट बंगाल में जगह है कोलकाता के पास, बेलूर नाम की जगह होती है। तो ये बनाया कब जाता है? ये बनाया जाता है 1897 को। ठीक है, रामकृष्ण मिशन फॉर्म कब होता है, जिसको आरके मिशन भी बोलते हैं हम लोग। और अगर आप ईटानगर में देखो तो आरके मिशन हॉस्पिटल भी होता है, तो रामकृष्ण मिशन इस आरके मिशन। ठीक है, तो 1897 में बेलूर में ये बनाया जाता है। और 1897 के 5 सालों के बाद इन 1902 क्या होता है, 1902 क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है, किसकी? विवेकानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच चल रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है हु इज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। जैसे मैंने अभी आपको बताया अब भी कि हु इज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के स्पिरिचुअल टीचर कौन थे? उनका नाम होता है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस देव। तो रामकृष्ण परमहंस देव इनके स्पिरिचुअल टीचर थे, जिनके नाम की वजह से ही रामकृष्ण मिशन आया है। नेक्स्ट होता है सत्य शोधक समाज। ये बताइए सत्य शोधक समाज किसका है? सत्य शोधक समाज किसका है? तो सत्य शोधक समाज जो होती है वो यहाँ पर कहां पर बनती है? सत्य शोधक समाज बनती है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के जो पुणे वाला एरिया होता है, तो वहां पर बनता है सत्य शोधक समाज। ठीक है, कब बनता है? 1873। और ये जो 1873 में सत्य शोधक समाज बनता है, तो ये सत्य शोधक समाज इज वेरी वेरी फेमस
फॉर फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, ठीक है, फीमेल एजुकेशन। तो फीमेल एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। तो सत्यशोधक समाज आपको समझ में आई और क्या होगा, किसने बनाया होगा, दैट इज नोन एज ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने इंडिया का पहला फीमेल जो स्कूल है उसको भी लाया था, जो पहला फीमेल स्कूल है उसको भी लाया था ज्योतिबा फुले ने। तो दैट इज सत्यशोधक समाज, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट आता है गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। ये जो बुक है गुलामगिरी, देखो ये जो क्वेश्चन है गुलामगिरी जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने लिया है रेलवे से, ठीक है। देखिए आंसर किसका आ रहा है क्या, ठीक, चलो। तो गुलामगिरी जो होती है वो मैंने रेलवे से लिया है। तो गुलामगिरी बुक किसने लिखा है, तो गुलामगिरी जो बुक है वो भी सत्यशोधक समाज के जो फाउंडर हैं उन्होंने ही लिखा है, दैट इज नोन एज ज्योतिबा फुले, ठीक है। गुलामगिरी जो होती है वो ज्योतिबा फुले ने ही इसको लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट होता है प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज था क्या, तो प्रार्थना समाज जो होती है, ये जो प्रार्थना समाज होती है, प्रार्थना समाज ये 1875 को बनती है। और इसको कौन बनाते हैं, इसको बनाते हैं आत्माराम, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। तो ये जो प्रार्थना समाज होती है, तो प्रार्थना समाज को बनाया किस किस जाता है, दैट इज नोन एज आत्माराम पांडुरंग। ये जो आत्माराम पांडुरंग है, तो इन प्रार्थना समाज को कहां पर बनाया था, तो प्रार्थना समाज को बनाया गया था इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर टू अदियार, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर टू अदियार। तो कब होता है, आप लोग आंसर देते रहो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं जिससे आप लोग जान लो। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी जो होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो होती है, अब लोग आंसर दे रहे हो क्या, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी होती है जो काम करती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी अगर आप देखो तो बनती कब है, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनती है 1879, ओके, 1879। ये काम क्या करती थी, ये जो एंशियंट विजडम है, ठीक है, एंशियंट विजडम है, एंशियंट विजडम। तो एंशियंट जो विजडम है इंडियंस की, एंशियंट विजडम को उस पर रिवाइवल लाने की कोशिश की जाती थी कि एंशियंट जो विजडम है उसको फिर से वापस लाएं। अच्छा, इससे छोड़कर इसको लेके मैं आपको एक करंट अफेयर्स बताऊं, इसको लेकर ये जो एंशियंट विजडम है इसको लेके ये करंट अफेयर्स रिसेंटली आया था, रिसेंटली मतलब कल ही बताया गया है दैट नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा है कि जो हमारा मैकेलॉय जो सर्विंग माइंडसेट है, ठीक है, मैकेलॉय का जो सर्वेंट स्लेवरी माइंडसेट है उसको हटाना है। तो क्या होता है, ये जो बात है ये बहुत ही आप बोल सकते हो गंभीर बात होती है। मैकेलॉय स्लेवरी माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे देश में अभी भी आप देखिएगा, इंग्लिश बहुत बढ़िया चीज है, मैं नहीं बोल रहा कि इंग्लिश खराब चीज है, इंग्लिश बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इंग्लिश को लेकर हमारे देश में क्या है, स्टिग्मा है। जो इंग्लिश बोल पाता है वो अच्छा बंदा है, वो स्मार्ट बंदा है, वो अपर क्लास बंदा है, जो नहीं बोल पाता वो लोअर बंदा है। और अगर आप अपनी ही देश की, अपनी ही जाति की जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स को अगर आप लेके फ्लॉन्ट करते हो तो आपको कहा जाएगा आप बैकवर्ड हो, ठीक है। अगर आप धर्म को लेकर, जैसे मैं धर्म को लेकर कट्टरता नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप धर्म की चीजों को लेकर आप चीजों को फ्लॉन्ट करते हो तो आप बोला जाएगा कि आप बैकवर्ड हो। तो ये जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं मैकेलॉय स्लेवरी माइंडसेट।
जब कोई पर्सन अपने ही देश के जो रूट्स हैं, देश के जो कल्चर्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने में उसको लगता है वो अनुकूल हो जाएगा या फिर बैकवर्ड हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्लेवरी माइंडसेट, मैकलोरा स्लेवरी माइंडसेट। तो ये स्लेवरी माइंडसेट को लेके बात हुआ था। तो ये जो चीजें हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में, वही चीज को भी यहाँ पर फोकस किया गया कि एक काम करना चाहिए, जो एंशियंट जो विजडम है इंडियंस का, वो एंशियंट विजडम को वापस लेके आना चाहिए। तो ये इसको बनाने वाले पर्सन कौन है? इसको बनाने वाले एक पर्सन होते हैं थियो ऑलकॉट, ठीक है। इसको बनाने वाले पर्सन मतलब जो फाउंडर होते हैं, तो दो फाउंडर होते हैं, एक होता है थियो ऑलकॉट, ठीक है, एक होते हैं थियो ऑलकॉट और एक होता है, ठीक है, एक होते हैं थियो ऑलकॉट, एक होता है ब्लावेट्स्की, ठीक है, ब्लावेट्स्की एंड थियो ऑलकॉट। ये दोनों थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाते हैं इन 1879। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहां पर चेंज होता है? ये होता है अदियार में 1882 में, ठीक है, अदियार में 1882 में शिफ्ट हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट होता है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो है वो कौन लीड करता है? होम रूल मूवमेंट नॉर्मली आपको कहां पर दिखेगा? होम रूल मूवमेंट दिखेगा इन 1915 टू 1960। इस टाइम पे होम रूल मूवमेंट जो होती है, तो यहाँ पर दो लीडर का नाम बहुत ज्यादा फेमस होता है। एक होता है जिसका नाम होता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे एक लीडर थी, उनका नाम होता है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। तो होम रूल मूवमेंट जो होती है, वो मूवमेंट को लीड कौन करती हैं? वो करते हैं एनी बेसेंट एज पर दिस फोर्थ थिंग, ठीक है। इसके अंदर अगर बाल गंगाधर तिलक होता तो एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक दोनों होता। नेक्स्ट, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। अलीगढ़ मूवमेंट, आप लोग ये वाला आंसर देते रहिए। अलीगढ़ मूवमेंट क्या है? अलीगढ़ मूवमेंट होता है इन 1875। मैक्सिमम आप देखोगे 1870s के आसपास है। 1875 में जो मुस्लिम स्टिग्मा है, या मुस्लिम जो कंजर्वेशन बोल सकते हो आप, कंजर्वेटिव जो थिंकिंग है, ठीक है, मुस्लिम जो स्टिग्मा है, उस मुस्लिम स्टिग्मा को हटाने के लिए, जो मुस्लिम में रिफॉर्म लाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसको कहा जाता है वहाबी मूवमेंट, ठीक है, वहाबी, या फिर वहाबी मूवमेंट तो कहते हैं, लेकिन ये अलीगढ़ में स्टार्ट हुआ था, तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट एंड वहाबी मूवमेंट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये किसने किया था? ये किया गया था भाई सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान। और ये सैयद अहमद खान है, ये अलीगढ़ मूवमेंट तो उन्होंने स्टार्ट किया था, वो अलग बात है, लेकिन ही वाज द परपेट्रेटर, जो जिन्होंने जो टू नेशंस थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी है, तो टू नेशन थ्योरी को उन्होंने लॉन्च किया। मतलब आइडिया जो था, टू नेशन थ्योरी का जो आइडिया था, वो आइडिया सैयद अहमद खान का ही था कि अलीगढ़ मतलब अलग से मुस्लिम्स के लिए अलग से होनी चाहिए, जो टू नेशन थ्योरी बाद में जाके पाकिस्तान का रूप लेती है, ठीक है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये कहां पर आपको दिखेगा? ये सैयद अहमद खान जी ने ही बनाया था। सैयद अहमद खान जी ने कहां पर बनाया था? दैट इज नोन एज अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ इज इन उत्तर प्रदेश, तो अलीगढ़ में बनाया गया था। तो अभी भी इसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोलते हैं। इसका अच्छा नाम होता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बट असली में इसको अभी भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ही कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट होता है द सिंह सभा। सिंह सभा मूवमेंट रिफॉर्म इन विच कम्युनिटी? अब देखो, सिंह सभा जो मूवमेंट होता है, जो सिंह सभा मूवमेंट होता है, तो सिंह सभा मूवमेंट आप समझ ही पा रहे हो, ठीक है। सिंह सभा मूवमेंट आप समझ ही पा रहे हो किसके लिए है? ऑब्वियसली आप समझ ही पा रहे हो, दैट इज नोन एज सिख, ठीक है, सिख। अभी जो सिंह सभा मूवमेंट है ना, जो सिंह सभा मूवमेंट है, यहां से एक बोल दो, जो सिख होते थे उस समय, तो सिख्स के ऊपर उस समय सिखों को भी अपने पार्टी में लाने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको लड़ाई के माध्यम से नहीं, उनको दूसरे माध्यम से
इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते थे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। जो सिख हैं, सिखों के ऊपर क्या होता है, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें सिखों के ऊपर क्रिश्चियनिटी को इम्पोज किया जा रहा था, जिससे क्या हो, वो सिख जो है वो अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियन बन जाए और बाद में ब्रिटिशर्स को आके ही वो ज्वाइन करें। अब ये जो सिंह सभा मूवमेंट है ये रिफॉर्मिंग उसी चीज के लिए लेके है। और ये जो सिंह सभा है, सिंह सभा का लीड जो सिंह सभा मूवमेंट है उसके बाद एक मूवमेंट आता है दैट इज नोन एज अकाली मूवमेंट। ठीक है, अकाली मूवमेंट। ये जो अकाली मूवमेंट होता है ये बोल सकते हो सिंह सभा मूवमेंट जो है वो अकाली मूवमेंट का प्रेडिसेसर था। ठीक है, अकाली मूवमेंट इसी की वजह से अकाली मूवमेंट भी बनता है। अच्छा, नेक्स्ट राजा राममोहन रॉय इज एसोसिएटेड विद एवोल्यूशन ऑफ, ऑब्वियसली क्या है, सती। ठीक है, सती। वो ऑब्वियसली वो चाइल्ड मैरिज के भी ऑपोजिट थे, अनटचेबिलिटी के ऑपोजिट थे, बट एबोलिशन किसको करवाया था, दैट इज सती। और मजेदार बात यह है कि जब राजा राममोहन रॉय सती को लेकर पेपर उन्होंने सबमिट किया था तो सती को एबोलिश कर दिया जाए तो इसके पक्ष में बहुत कम लोग थे कंपेयर टू इसके ऑपोजिट में, अपोज में बहुत लोग थे। ठीक है, फिर भी विलियम बेंटिंक ने इसको एबोलिश कर दिया था। नेक्स्ट होता है हु चैंपियन द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज। ठीक है, विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज किसके साथ फेमस है, तो इन 1856 में जो उस समय के गवर्नर जनरल थे दैट इज नोन एज कैनिंग। तो कैनिंग ने विडो रीमैरिज जो एक्ट है, विडो रीमैरिज एक्ट इसको पास कर दिया। और विडो रीमैरिज एक्ट पास करने के बाद यहाँ पर विडो रीमैरिज स्टार्ट होता है। तो किसके इन्फ्लुएंस में किया था, दैट इज नोन एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आज के जो विडोज हैं उनकी जो हालत है और उस समय के विडोज की हालत सेम नहीं होती है। सेम जैसे मान लीजिए कूलिंग सिस्टम है या सती सिस्टम है, वो तो है। कूलिंग सिस्टम में मान लीजिए 16-17 साल की बच्चियां हैं। ठीक है, 17-18 साल की बच्ची है। अब उस समय विडो सिस्टम क्या होता था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई विडो हो गया तो पहले तो उसके बाल काट दिए जाएंगे, पूरा का पूरा कोई भी बाल नहीं रहेगा, गंजा कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको पूरी की पूरी जिंदगी हमेशा एक सफेद कलर, जो कलर रहता है सफेद कलर का जो कपड़ा है वही उनको पहन के रहना पड़ेगा। एंड पूरी जिंदगी उनको बिना मसालेदार खाना, बिना रंग वाला खाना हमेशा खाना पड़ेगा, बॉयल या फिर ऐसा कुछ। इवन उस समय में जो वेज है वेज आप खा सकते हो, नॉन वेज आप खा भी नहीं सकते। अब सोचो एक 17 साल की 18 साल की बच्ची है, उसके लाइफ में खाना खेल ये सब भी तो होगा ना, ना तुम खेल सकते हो ना तुम खाना खा सकते हो, तो वो उसकी लाइफ बची क्या। तो ये जो प्लाइट है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामने आते हैं और वो इंडियन रीमैरिज एक्ट को पास करवाते हैं फ्रॉम कैनिंग इन 1856। और याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट विडो रीमैरिज जो होता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बेटे के साथ ही होता है। ठीक है, उनके बेटा ही एक विडो को मैरिज शादी करता है इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल आजकल कोलकाता में होता है। तो इंडिया का फर्स्ट विडो रीमैरिज भी वो अपने बेटे का करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है शुद्धि मूवमेंट। ये तो हमने बता दिया था शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट होता है रिकंजर्वेशन टू हिंदुइज्म। थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडेड बाय ब्लैवेट्स्की एंड ऑलकॉट। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सेम दिख सकता है, घूम घूम के क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, नेक्स्ट होता है विच रिफॉर्मर वर्क फॉर द लोअर कास्ट एंड गर्ल्स एजुकेशन। जब भी गर्ल्स एजुकेशन की बात आएगी तो वहां पर ज्योतिबा फूले का नाम आएगा। ठीक है, ये मैं बार बार बता चुका हूं, तो इसलिए मैं जल्दी इसको मार्क कर रहा हूं बस। द अकाली मूवमेंट। ठीक है, अकाली मूवमेंट। तो अकाली मूवमेंट जो होती है, तो अकाली मूवमेंट किसके साथ रिलेटेड होती है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो सिंह सभा मूवमेंट है, तो सिंह सभा जो रिफॉर्म होता है उसको ही लेड होती है टू अकाली मूवमेंट। तो अकाली मूवमेंट किसके लिए था, एजुकेशनल नहीं, अकाली मूवमेंट किसके लिए था, दैट इज गुरुद्वारा के रिफॉर्म्स के लिए।
ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी हो रही थी, क्रिश्चियनिटी को अपोज करने के लिए जो गुरुद्वारा में जो रिफॉर्म्स होते हैं वो आता है अकाली मूवमेंट। ये जो अकाली वर्ड आता है यहाँ पर जान लो, अकाली, तो अकाली का मतलब होता है अकाल, जिसका कोई समय नहीं होता, ठीक है, जिनका कोई काल नहीं होता। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो काल होता है ना, वो जिनका कोई काल नहीं होता, जो काल से मुक्त है, उनको कहा जाता है अकाल, ठीक है, अकाल। तो अकाल का मतलब होता है भगवान। ओके, तो गुरुद्वारा। अच्छा, एक और सिख से एक और चीज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, सिक्के अगर आपको पूछा जाए इसके सिक्के गुरु कितने थे, तो सिक्के होते हैं 9, ठीक है, सिक्के गुरु कितने थे, सिक्के गुरु कितने थे, सिक्के गुरु होते हैं 9 गुरु, ठीक है, सिक्के 9 गुरुज होते थे, जिसमें से फर्स्ट जो होता है उनका नाम होता है गुरु नानक जी, गुरु नानक जी। और जो 9th गुरु हैं, लास्ट गुरु हैं, उनका नाम होता है गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो फर्स्ट गुरु जो होते हैं दैट इज गुरु नानक, 9th जो गुरु होते हैं उनका नाम होता है गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ ये कब बना था, ठीक है, कम हो गया मतलब देखते देखते, ठीक है, हरिजन सेवक संघ कब बना था। तो हरिजन सेवक संघ ये जो होता है हरिजन, ठीक है, हरिजन कहा जाता है जो लोअर कास्ट है, जो लोअर कास्ट है उनको कहा जाता था हरिजन। तो हरिजन को, ये जो हरिजन सेवक संघ जो है ये बनाया किसने था, ये बनाया गया था बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया था। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था इन 1932, ठीक है, 1932। और ये जो हरिजन वर्ड होता है, हरिजन से आपको याद रखिएगा एक न्यूज़पेपर भी होता था दैट इज नोन एज हरिजन, ठीक है, एक पेपर भी होता था जिसका नाम होता है हरिजन। हरिजन सेवक संघ बनाया गया था 1932। नेक्स्ट होता है वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह क्या है, देखो सत्याग्रह कब होगा, सत्याग्रह का मतलब होता है प्रोटेस्ट, जो ट्रूथ को लेके प्रोटेस्ट। तो ट्रूथ को लेके प्रोटेस्ट आपको कब दिखेगा, कब दिखेगा, फॉरेस्ट राइट को लेकर, टेम्पल राइट एंट्री को लेकर, ऑब्वियसली नहीं। तो ये जो पेजेंट के डिमांड्स हैं, जो आपके फार्मर्स होते थे, जो पेजेंट होते हैं, तो पेजेंट के जो डिमांड्स होते हैं तो उनको लेके ही हुआ था तो वाइकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट, टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन, ये बहुत ही हार्ड वाला क्वेश्चन है, ये आपको, ये मैंने लिया था इन एसएससी मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो निकला था तो उसमें। तो ये टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन त्रावणकोर में कब इशू हुआ था, ये हुआ था 1936 में। इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन सोशल रिफॉर्म है तो इसलिए मैंने सब ले लिया है, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट सपोर्टेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, लोकेदवाड़ी। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, गोपाल हरि देशमुख जो होती हैं वो प्रार्थना समाज के साथ एसोसिएटेड है। तो लास्ट वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एपीएसएसबी एपीपीएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसे सवाल हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने उसको भी ले लिया है कि जिससे आपका टोटल कवर हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट होता है देवदासी सिस्टम, ठीक है, देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम क्या था, देवदासी सिस्टम का मतलब होता था कि जैसे मान लो कोई भगवान है, ठीक है, कोई भगवान है, अब भगवान के पूजा के लिए आपको पंडित चाहिए, ये चाहिए, लेकिन पूजा के बाद भगवान के मंदिर को संभालने के लिए, ये करने के लिए कुछ फीमेल्स को ले लिया जाता था, ठीक है, जो छोटे घर की होती थी, जिनके पास खाने का पैसा नहीं होता था, तो उनको ले लिया जाता था, ठीक है, उनको कहा जाता था देवदासी। अब ये जो देवदासी होते थे, ये जो देवदासी होते थे, इनके कहीं बाहर जाने का अनुमति नहीं था, इनको सिर्फ रहना है, जैसे नन्स होते हैं ना, नन्स, वैसे ही इनको सिर्फ भगवान की सेवा करनी होती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि भगवान की सेवा करनी होती है, नन्स के जैसे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो करो,
ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम यही है कि जो ये जो देवदासी सिस्टम था, तो ये बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस सिस्टम था। मतलब क्या है, जो फीमेल्स को जोर जबरदस्ती लेके आ जाते थे, एंड उसके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, सब तरीके का एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, सब तरीके का होता था। तो इसी वजह से ये जो देवदासी सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था बाय बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब अभी के जमाने में देखो, अभी के जमाने 2025 है, तो आप कोई भी चीज को लेके बात कर सकते हो। आप देखोगे हिंदूज जो होते हैं वो हिंदुज्म के खराब चीजों को लेके बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी को लेके कभी कभी बात करते हैं। ठीक है, मुस्लिम कुछ कुछ मुस्लिम्स होते हैं जो मुस्लिम्स के चीजों को लेके बात करते हैं, लेकिन उस समय रिलीजन के ऊपर बात करना ना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत बड़ी। नेक्स्ट होता है द यंग बंगाल। यंग बंगाल मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो उनका तो ये यंग बंगाल मूवमेंट जो होता है वो किसके होता है, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। और डिरोजियो भी याद रखिएगा, डिरोजियो एक कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, दैट इज नोन संस्कृत कॉलेज। तो कॉलेज में पढ़ाने जब जाते थे तब उनकी उम्र थी 17 ईयर्स। ये टीचर हैं, पढ़ाने जाते थे। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, उनकी उम्र होती है 17 ईयर्स। और जो कॉलेज में जो स्टूडेंट आता है उसका उम्र स्टार्टिंग होता है 18 ईयर्स से। ठीक है, ये 17 ईयर्स में टीचर थे। अच्छा, नेक्स्ट होता है हु वाज द नोन एज मॉडर्न विवेकानंद। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मॉडर्न विवेकानंद किसको बोलते हैं। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो मॉडर्न विवेकानंद कौन होते हैं, उनको कहा जाता है भगत सिंह। ठीक है, जो भगत सिंह थे उनको कहा जाता था मॉडर्न विवेकानंद। आपने भगत सिंह के बारे में सिर्फ रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज हैं उनके ही बारे में सिर्फ पढ़ा है, बट उनकी जो स्पिरिचुअलिटी की जो बात है या फिर उनके जो आइडियाज हैं, वो अगर आप कभी बुक पढ़ो तो आप समझ पाओगे कितने डीप आइडियाज थे उनके। ठीक है, तो ऐसे ही भगत सिंह इतने फेमस नहीं है, और ऐसे जो पर्सन है वो शायद सदियों में एक बार ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन होता है, ये पूरा का पूरा होता है इन सोशल रिफॉर्म। कुछ सवाल हैं जो आपको पहले से पता होते थे, कुछ सवाल हैं जो आपने सुने नहीं है, तो सब सवाल को मैंने इंक्लूड किया है। कल हम नया कुछ देखेंगे, नया चीजें को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, अभी देरी रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।